स्वीकृत आप किया तथा हमारा मन कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। मैं शुभम सिंह, प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी सर, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ सर, डॉक्टर मलखान सर, डॉक्टर सुरेश कुमार दुबे सर, उपस्थित अन्य गुरुजन, मेरे सहपाठियों एवं समस्त प्रतिभागियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम सभी गांधी जयंती और डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर इस लोकगीत उत्सव कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और साथ ही सर आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भगवान सभी विद्यार्थी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और आपका आने वाला समय उज्जवलमय हो। सर आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सर मैं आपको ही आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर कि आप वंदना प्रस्तुत करें और हम सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। सर आप आमंत्रित हैं। सर आवाज आ रहा है? भैया दुबे सर का माइक बंद है। सर माइक आपका म्यूट है सर, उसको ऑन कर लीजिए। सर आवाज आ रहा है? नेटवर्क की उनके तरफ दिक्कत है, वो अभी जोड़ रहे हैं, नेटवर्क छोड़ गया है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं सर का। हाँ सर आवाज आ रहा है आप? शुभम जी 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 सर। आवाज आ रही है?
जी जी सर, आ रही है। हमारे यहाँ नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो मैं कर रहा हूँ। देखिए नित्यानंद जी जुड़ गए हैं क्या? प्रोफेसर तिवारी सर वीएन मिश्रा सर जुड़ गए हैं, वीरेंद्र नाथ मिश्र सर। तो ठीक है वीरेंद्र जाओ। मेरे अध्यापकों और लोकगीतों पर बात, इसमें आप परिवर्तन देख सकते हैं। पहले मेरे पिता उनके उनके द्वारा गाया गया गीत वृंदावन को ध्यान में हमने वो उन्होंने गाया करते थे। तो आज श्राद्ध भी है, तो उनको मैं प्रणाम करते हुए ये गीत सुना रहा हूँ। वृंदावन में परिवर्तन कैसे हुआ है, और ये जो लोकगीत हम कह रहे हैं, तो ये लोकगीत में वृंदावन का पूरा दृश्य बदल गया है। वृंदावन वृंदा के नाम से नहीं जाना जा रहा है, वृंदावन रास की दृष्टि से नहीं जाना जा रहा है। जाना किस लिए जा रहा है, तो मैं अब आप वाचन कर रहा हूँ। मन बसा मोर वृंदावन में, वृंदावन बेली चंप चमेली, गोरदावली गुलाबन में, वेंदा गुल महदी गुल बास गुल, खैरा फूल हजारन में, कदली कदम्ब अमरूत तूत सब फूले बाग रसालन में, भौरा गुन गुन गुंजार कर दस लेत फूल फल पातन में, बन बागन के लड़के फड़के फल फूलें दाख मदाकन में, फबकी फुलवारी लौंग सुपारी, व्यापारी व्यापारन में, माली के लड़के तोड़े तड़के, बेचे हाट बाजारन में, नंगी भंगी गमन जाके मन में, मन बसा मोर वृंदावन में, मन बसा मोर वृंदावन में। ये वृंदावन को लक्ष्य करके ये लोकगीत मैंने अपने पिता से सुना था। ये वृंदावन में प्राकृतिक छटा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक छटा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें रास का जिक्र नहीं है, इसमें वृंदा नाम के पात्र का जिक्र नहीं है। इसमें जो है प्राकृतिक छटा का, फल पौधे पत्तियां, इन सब का वर्णन करते हुए वृंदावन धाम जो है, वृंदावन जो है, इस लोक गायक को अब लोग इसमें परिवर्तन है। वृंदावन परंपरा के रूप में नहीं जाना जा रहा है, अपनी प्राकृतिक छटा यानी कि एनवायरमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखकर इस लोकगीत का निर्माण लोक गायक ने किया है। आजकल पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो पर्यावरण को लक्ष्य करके यह लोकगीत लोक गायक ने निर्माण किया। दूसरा लोकगीत परंपरा में आपने गणेश जी की वंदना सुनी होगी, कोई कार्यक्रम शुरू करते हुए कुछ जो लोगों ने सरस्वती को याद करते हैं। मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के क्षेत्र के जहां हम लोग हैं, वहां इस लोकगीत से, ये फागुन का गीत है, फागुन के गीत को उन्होंने मंगल गीत में वहां निर्माण हुआ है, और उस व्यवस्था में वो हमारे पैतृक में इसी लोकगीत से किसी कीर्तन का, किसी गीत का, किसी फागुन गीत का, किसी कव्वाली का, कव्वाल व्यवस्था का वहां शुरू होता है। अब मैं अपने दादाजी के मुंह से सुने हुए लोकगीत जिसमें परिवर्तन है, वहां सरस्वती नहीं है, वहां एक नई देवी और एक नए देवता को स्थान दिया गया है। काली के भैरवनाथ बाबा तेरी शरण ढोलक बाजी, ढोलक बाजी, ढोलक बाजी, काली के भैरवनाथ बाबा तेरी शरण ढोलक बाजी, काहे काठ की ढोलक बनी है,
काहे काठ की ढोलक बनी है, काहे कला लगी डोर बाबा, तेरी शरण ढोलक बाजी, काली के भैरव नाथ बाबा, तेरी शरण ढोलक बाजी। चंदन काठ की ढोलक बनी है, चंदन काठ की ढोलक बनी है, रेशम की लागी डोर बाबा, तेरी शरण ढोलक बाजी, काली के भैरव नाथ बाबा, तेरी शरण ढोलक बाजी, ढोलक बाजी, ढोलक बाजी, काली के भैरव नाथ बाबा, तेरी शरण ढोलक बाजी। आज श्राद्ध का मौसम भी है, श्राद्ध का समय चल रहा है, तो इस लोकगीत में विभिन्न परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए मैं अपने दादा और पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनके सिखाए हुए इन दो गीतों से मेरा काम चल रहा है। अब वे शुभम सिंह और आशुतोष जी मुझे लोक गायक के रूप में जानते हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत प्रस्तुत कर सका। तो अब मेरे अध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र भी जुड़ गए हैं, जैसा मुझे मालूम है वो हुआ है। तो मैं उनके बारे में, जब वो सेवा में थे तब तो बहुत लोग आगे पीछे घूमा करते थे और उनके अपने काम भी निकलवाया करते थे, परंतु हमने उनके सेवा निवृत्त होने पर उनके साहित्यिक रूप को ज्यादा याद रखा है। उन्होंने संस्कृत के श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी दोहे रूप में अनुवाद प्रस्तुत किया है। उसकी प्रति भी मेरे पास सुरक्षित है और मैं उसमें से गीत दोहे गुनगुनाया करता हूँ। और अभी मैं जब निमंत्रण देने गया था शुभम जी, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है धम्मपद, तो धम्मपद का हिंदी दोहे में उन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो ऐसे मेरे अध्यापक हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो अनुवाद कार्य में अब भी लगे हुए हैं और वो खाली नहीं बैठे हैं। तो मैं उनके जीवन का परिचय नहीं दे रहा हूँ, मैं रेखांकित कर रहा हूँ। प्रोफेसर तिवारी भी जुड़ेंगे अगर, तो मैं उसी बिंदु को रखूंगा। तो मैं अपने अध्यापक और अपने अभिभावक और अपने संरक्षक, जिस भी रूप में मैं उनको याद करूं, वो आ जाते हैं और मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। अब मैं आशीष वचन के लिए डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र को बुला रहा हूं और वो मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा है, परंतु मैं मेरा नहीं समझता, ये सबका है, क्योंकि स्वांतः सुखाय परंपरा में यही होता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं अपने अध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र से कि वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। हेलो, डॉक्टर अनम्यूट करिए पहले, अब आप कहिए। आ रही है आवाज सर? आ रही है आवाज सर? जी सर, आवाज आ रही है। हेलो शर्मा जी, नमस्कार। डॉक्टर मिश्रा जी, आवाज आ रही है? बारिश बंद हो गया। बोले सर, आवाज आ रही है आपकी? मिश्रा सर, आवाज आ रही है? नमस्कार जी। सर आपकी आवाज बोलिए अब। हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए।
आपको आवाज आ रही है सर? वीरेंद्रनाथ मिश्र सर, आपको आवाज आ रही है? सर बोलिए, आपका माइक भी अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। गुरुवर अनम्यूट करके आप कहिए। हेलो। हाँ, आ रही आवाज। या गुरुवर बोलिए आप। कहिए। सर तक वॉइस नहीं जा रही है, इनका माइक। शायद सर कुछ समस्या है सर के साथ, टेक्निकल। सर सर बोल नहीं रहे हैं शुभम, वो आवाज तो आएगी, वो जो बोल रहे हैं हेलो तो आवाज आ रही है, आगे नहीं जी बोल रहे हैं सर। जी सर। अच्छा। सर कोई बात नहीं, प्रोफेसर तिवारी जुड़ गए हैं। आशुतोष से एक बार आप चेक करिए सर, जुड़े हैं? अच्छा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, मेरे बीच में पीडी शर्मा जी बैठे हुए हैं। जी सर। तो आप पीडी से अनुरोध कर दीजिए, टीम जुड़े हुए हैं। आप पीडी शर्मा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ के रूप में 2 शब्द कहें। अनम्यूट होके कहिएगा डॉक्टर। हेलो हेलो। जी सर, वॉइस आ रही है सर, वॉइस आ रही है सर। हाँ जी, फोटो नहीं आ रही? सर फोटो भी आ रही है। हेलो, नमस्कार। हेलो। जी सर, आ रही है वॉइस। नमस्कार सर, नमस्कार। आज का दिन डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे का 60 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन की मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के लिए मंगल कामना कर रहा हूं। डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और बाद में सहयोगी भी शिवाजी कॉलेज में रहे हैं और मेरी कॉलोनी में निवास स्थान है इनका, न्यू मुल्तान नगर में। तो इनके पिताजी से मेरा अगाध प्रेम था और उनके साथ अच्छे व्यवहारिक संबंध थे और दुबे परिवार भी बहुत ही
सदा हुआ और समृद्ध परिवार है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। मेरी हृदय से उनको आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और हमें याद करने के लिए ऐसे शुभ अवसर पर मैं आभारी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ दे और परिवार में संपन्नता बनाए रखे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर अब कार्यक्रम आगे बढ़ाएं सर। हाँ बिल्कुल बढ़ाइए। जी सर। खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं। खुदा ने बेशकीमती हीरे निहायत ही चंद बनाए हैं। उनमें से सबसे नायाब आज हमारी महफिल में आए हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर मलखान सर उपस्थित हैं, जो भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। पूर्व में सर आपने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज में भी सेवाएं दे चुके हैं। सर मैं आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोकगीतों में लोकमन विषय पे अपना वक्तव्य रखें। सर मैं ज़्यादा बात न बढ़ाते हुए, क्योंकि सभी लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं, तो मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूं और मैं आपको सहृदय आप आमंत्रित हैं सर। डॉक्टर मलखान सर। सबको नमस्कार, बहुत धन्यवाद शुभम। जो आज अवसर है, मैं इसमें बस एक छोटा सा दर्शक श्रोता के रूप में सम्मिलित हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। इतने वरिष्ठ प्राध्यापक साथी हैं। मैं आज सबसे पहले 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो सबसे पहले उस महापुरुष की स्मृति को नमन करता हूँ। आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं आदरणीय सर्वेश कुमार दुबे सर, मैं उनको भी उनके जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। सदैव स्वस्थ रहें, इसी तरह सबका मार्गदर्शन करते रहें, अपने छात्रों को स्नेह देते रहें। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी जी। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर आचार्य नित्यानंद तिवारी जी और लोक गायिका आस्था दीपाली जी, शिवाजी कॉलेज के अन्य सभी प्रबुद्ध आचार्यगण, प्रिय छात्रों, आज जब हम लोग साहित्य पर बातचीत करने के लिए यहाँ मन बनाए हैं, तो ये सोचना बड़ा लाजमी है कि कैसे जटिल दौर में, जब सब कुछ हाशिए में पहुंच रहा हो, एक ऐसे जटिल दौर में जब ज्ञान की जगह पर जानकारी परोसी जा रही हो, एक ऐसे दौर में जब सब कुछ बाजार तय कर रहा हो, एक ऐसे दौर में जब सब कुछ कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, हम अपने लोक की बात करते हैं, अपने लोक साहित्य की बात करते हैं, या अपने लोकगीतों के माध्यम से अपने लोकमन की पड़ताल करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ा अवसर है। मुझे कई बार तकलीफ भी होती है, कई बार मुझे इस पर बात करने में बहुत कष्ट महसूस होता है कि जिसे हम लोक मानते हैं, क्या वो कोई बहुत छोटी सी चीज है, उपेक्षित सी चीज है, जिसको बचाने के लिए, जिसको संग्रहित करने के लिए, जिस पर हम चर्चा करते हैं, खोई हुई कोई वस्तु है? जी नहीं, लोक एक विस्तृत संसार है। जो हमारा असली भारत है वो लोक ही है, और उस विस्तृत जगत की बात न की जाए, उस पर चर्चा न की जाए, उसके एक एक रेशे की पड़ताल न की जाए, उसके रूप रंग पर चर्चा न की जाए,
ये कितने आश्चर्य की बात है। मैं कई बार व्यथित इस बात से भी हूं कि मैं कई बार व्यथित इस बात से भी हूं कि जब हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो आप देखिए कि आधुनिक काल से पहले का जो इतिहास है, सही मायने में देखा जाए तो बोलियों का ही इतिहास है, वो लोक का ही इतिहास है। और ये बड़ा दुखद है कि ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, आधुनिक साहित्य का विकास हुआ, उसकी विभिन्न विधाओं का विकास हुआ, वो होना भी चाहिए। लेकिन ये कितना कष्टप्रद है कि आधुनिक काल के बाद यह मान लिया गया कि लोक की भाषा में कुछ ना लिखा जा रहा है, ना रचा जा रहा है, ना ये मान लिया गया कि लोक में की चेतना में, उसके स्वर में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, और यह मान करके उसका अध्याय ही खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आज जब मैं आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बिंदु आया कि क्या सच में 1900 के बाद से इन 200 सालों में कोई लोकगीत लिखे न गए होंगे? क्या सच में इस पूरे दौर में लोक साहित्य पूरा खत्म हो गया, या फिर ये एक साजिशन था, या फिर मूर्खता कह सकते हैं कि हमने लोक साहित्य को जगह ही नहीं दी, उसको अपने इतिहास में जगह ही नहीं दिया। आधुनिक साहित्य के इतिहास में लोक साहित्य का कोई पन्ना ही नहीं है। लोक गीतों की परंपरा की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लोक साहित्य पर, लोक गीतों पे पर्चे पढ़े जाते हैं, चर्चाएं होती हैं। मैं उधर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो आपका इतिहास है, जिस इतिहास को पढ़ते हैं छात्र हमारे, उस इतिहास में लोक साहित्य की स्थिति क्या है, लोकगीतों की क्या स्थिति है, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, उनमें क्या नया रचा गया है, इस पर सब मौन साधे हुए हैं। और सोचिए क्या है ये लोक साहित्य और ये लोकगीत क्या है? उस एक विशाल लोकमन, जिसे वासुदेव शरण जैसे विद्वान लोगों ने कहा कि लोक तो समुद्र है जिसमें देश का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ संचित है, उस पर जितनी बात की जाए कम है। लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप है, ऐसा कहा लोगों ने। और उस लोक को इतिहास में कहीं जगह ही नहीं दी गई। यह अपने आप में कितना बड़ा सवाल है। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से यह अपील करता हूं कि अगर वो कुछ नया लिखना चाहते हैं, नया अनुसंधान करना चाहते हैं, तो इस विषय पर विचार करेंगे। अब आइए हम जिस लोकगीतों की बात करते हैं, दरअसल हमारा जो लोक है वो पूरे अपनी संपूर्ण ज्ञान परंपरा को अपने स्मृतियों में और अपने संस्कारों में गीतों के माध्यम से वाचिक परंपरा में जिंदा रखा। सोचने की बात है कि अगर वो अपने स्मृतियों में और खासतौर से अपने संस्कारों से इन गीतों को नहीं जोड़े होते, और तो फिर आज जिस तरह की भागम भाग जिंदगी है और जिस तरह से कनफोड़ू स्वर चारों तरफ गूंज रहा है और जिस तरह से सूचना का विस्फोट हो रहा है, जिस तरह से माने जिनकी आप अपेक्षा नहीं करते हैं वो चीजें भी आपके जीवन में घुस रही हैं, ऐसे दौर में उन मीठे लोक गीतों को, उन लोक मन को, उन लोक आकांक्षा को, लोक के स्वप्न को, लोक के संघर्ष को, लोक के श्रम को, लोक के पसीने को, उसके रूप रंग को, उसके गंध को कहाँ हम देख पाते, कैसे देख पाते, कैसे समझ पाते? बड़ा कठिन सवाल है। तो आज जब हम लोक साहित्य पर और लोक मन की बात कर रहे हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 बातें बताना चाहूंगा कि देखिए, अंतर करना चाहूंगा कि जब आज के आलोचक ये कहते हैं, एक बिंदु की ओर आपका और
ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब आज के बड़े बड़े आलोचक कई बार ये कह देते हैं कि अब कविता का दौर खत्म, अब साहित्य का दौर खत्म, अब इस चीज का दौर खत्म, जब इस तरह की बातें करते हैं तो ये सर्वेश कुमार दुबे जी से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा कैमरे से दूरी बनाकर बैठें तो उनका चित्र दिखाई देगा। वो उनका जूम होके चित्र आ रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा है स्क्रीन बार बार। क्या मैं कह रहा था? जी सर, तो मैं बात बता रहा था कि आज के जब आलोचक इस तरह की बातें करते हैं कि हम आज साहित्य के पाठक नहीं बचे, एक विशेष बाजार बनाया जा रहा है जिसमें टॉप 10 या बेस्ट सेलर इस टाइप का बाजार एक बढ़ रहा है और उनके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंच रहा है। लेकिन आज पठनीयता कम हो रही है, पाठकों की संख्या घटती जा रही है, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि जो इतने श्रम के साथ, इतने चिंतन मनन के साथ जो हम साहित्य रचते हैं, जिनके लिए रचते हैं, उन पाठकों तक अगर हम उसे पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो फिर हमारी सृजना का उद्देश्य क्या है? सिर्फ यह कि हम इस दोष से, इस तुष्टि से खुश होकर रह जाएं कि हमारी इतनी रचनाएं हैं और हमारे उसमें प्रोफाइल में लिख जाए, हमारे अहम की तुष्टि मात्र हो जाए, या सच में हम अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने लोगों का, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, उनके जीवन में कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं? अगर ऐसी कोई हमारी अपेक्षाएं हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा साहित्य लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। और जब लोगों तक पहुंचने की, जब कुछ रचा नहीं गया था, सोचिए तब साहित्य लोगों के जबान में, लोगों के हर काम में, हर जगह उनके साथ साथ था। वाचिक परंपरा में एक पूरी दीर्घ परंपरा जिंदा थी। सोचिए कि वह कितनी सुंदर युक्ति रही होगी कि लोगों के जीवन से अपने संपूर्ण चिंतन मनन को, अपने संपूर्ण साहित्य को जोड़ दिया जाए। तो वह युक्ति उसमें, उसके मैं शिल्प पर, शैली पर अभी बाद बात करूंगा। सोचने की बात है कि पूरी वाचिक परंपरा में एक विपुल साहित्यिक परंपरा जिंदा रही, लोक की परंपरा जिंदा रही, और आज इतना साहित्य लिखा जा चुका है, इतने सब कुछ साधन होने के बावजूद हमारे साहित्य के पाठकों की संख्या घट रही है। यहाँ पर एक जो गैप है, इस पर हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो कैसे लोक गीत, लोक साहित्य लोक तक पहुंच गया, लोक के जीवन का हिस्सा बन गया, उसकी जबान में, उसके कार्य व्यवहार में, उसके संस्कार में का हिस्सा बन गया, कैसे बन गया, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो आइए हम लोक गीतों के माध्यम से लोक मन की पड़ताल करते हैं। कुछ बातें मैं बताऊंगा कि किस तरह से अपने गीतों के माध्यम से, कैसे उन गीतों को पहले संस्कारों से, कार्यों से जोड़ा गया, और फिर उनको पहले संरक्षित किया गया, और फिर किस तरह से वो गीत लगातार बनाए गए, लगातार उनको उस अध्याय के अंतर्गत जोड़ा गया। मान लीजिए कि जैसे किसी का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म के समय जो सोहर गाया जाता है, अब ये समझ लीजिए कि ये युक्ति है कि जन्म के समय में सोहर ही गाया जाएगा। अब सोहर गाना है, अब बच्चे जन्म लेंगे तो सदैव सोहर गाए जाएंगे। अब ये संस्कार ये बिल्कुल बंध गया। अब इसमें अब जब गाया जाएगा तो जो चीज प्रचलन में होगी, जो चीज उपयोग में होगी, उसमें नए प्रयोग भी होंगे, नए गीत भी लिखे जाएंगे, नए नई चीजें भी आएंगी। तो इस तरह से वो परंपरा में चल पड़ा और वह वाचिक परंपरा में जिंदा रहा। तो किस तरह से वो अपने प्रकृति के साथ, अपने लोगों के रिश्तों के साथ, अपने पूर्वजों की स्मृतियों के साथ, किस तरह से अपने चिंतन मनन के साथ, किस तरह अपने हुनर के साथ, किस तरह अपने जीवन के आनंदमय उल्लास उत्सव पर्वों के साथ, किस तरह से विभिन्न प्रकार की भाव प्रवणता के साथ किस तरह वो जुड़ जाता है, जोड़ देता है, और किस तरह से अपने लोक को संवेदित रखता है, जिंदा रखता है, रस सिक्त बनाता है, ये देखना होगा।
तो एक एक उदाहरण थोड़े थोड़े छोटे छोटे अगर मैं आपको दूं तो आप सोचेंगे कि किस तरह से लोकगीतों में लोक मन धड़कता है, किस तरह से लोकगीतों में लोक का मन लरजता है, आनंद से भर जाता है, भाव विभोर हो उठता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी अपने स्वप्नों को बुनता है। एक रंग लेंगे कि जैसे मान लीजिए उल्लास का रंग ले लीजिए या प्रेम का रंग ले लीजिए। प्रेम एक बहुत बड़ा तत्व है और हमारे साहित्य का केंद्रीय तत्व रहा है। पूरे मध्यकाल से लेकर के प्रेम को सर्वत्र महत्व दिया गया है। प्रेम है तो जीवन है और प्रेम नहीं है तो जीवन का बिल्कुल नीरस है। तो इसलिए प्रेम के महत्व पर लगातार बातें की गई और उसको अलग अलग रूप में चित्रित किया गया। उसके बहुत ही अकुंठ और बहुत ही खुले ढंग से उस प्रेम की अभिव्यक्ति की गई। आप देखेंगे, मैं एक बुंदेलखंड के एक राई गीत पर बात करूंगा। राई नृत्य भी होता है, उसमें उमंग और उल्लास, एक छोटी सी 3 लाइन की ये राई गीत होता है, 2 लाइन का। और इस छोटी सी अर्धाली में किस तरह एक लोक अपना संपूर्ण उल्लास, अपना पूरा उमंग, अपना पूरा जोश, पूरी अल्हड़ता किस तरह से उड़ेल देता है केवल 2 लाइनों के माध्यम से। तो इसमें प्रेम का रंग भी देखेंगे और लोक के उल्लास का भी रंग देखेंगे। अब लोकगीतों को कविताओं की तरह पाठ नहीं किया जा सकता। कई बार लोकगीतों का लोग गा करके ही बताना पड़ता है, जैसे दुबे जी ने किया। अब मैं बहुत बड़ा गायक तो नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा कि अब चूंकि लोकगीतों पर बात हो रही है तो उन्हें आप तक लाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही ना? आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी जी डॉक्टर साहब, मैं भी गायक नहीं हूँ, मैंने भी शुभम सिंह से प्रेरणा लेके ही सीखा है। तो मैं आपको राय सुनाता हूँ, ठीक है जी? हाँ, सुनाइए। राम रंग मारंगे, राम रंग मारंगे, राम रंग मारंगे, राम रंग मारंगे, हरदी मरंगी सिया जानकी, राम रंग मारंगे, हरदी मरंगी सिया जानकी। अब ये लोक की सिर्फ 2 लाइन है। अब इस 2 लाइन को अलग अलग उतार चढ़ाव में इसे घंटों गाया जाता है और हर बार इसका राग बदलता है और हर बार इसके साथ जो रिदम बजता है नगाड़े का और ढोलक का, वो पानी की तरह एकदम रिदम इसका बजता है, बिल्कुल धीरे 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 तेज होता है और बहुत खूबसूरती के साथ इसमें पूरा लोक इसके रिदम में खो जाता है। तो ये इसमें देखिए कि जो ये होली के समय का गीत है और ये इस गीत में आप पूरे एक त्योहार के उल्लास का रंग देखेंगे, लोक का रंग देखेंगे और अपनी परंपरा में हम अपने मिथकों के माध्यम से, अपने पौराणिक चरित्रों के माध्यम से किस तरह से हम अपने जीवन को एक संबल देते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। ये जो लोक साहित्य की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, जिसे जो कहीं नहीं मिलती है, वो है अपने पाठकों को, अपने लोगों को, अपने पूरे लोक को एक अपराजेय शक्ति से भर देता है। वो कभी हारता नहीं है, कभी टूटता नहीं है, कभी निराश नहीं होता है। वो हर हाल में संघर्ष करता है, हर हाल में वो एक कोशिश करता है और जीता है। उसमें जो जीवटता का, कर्मठता का, जो अपराजेयता का बोध होता है, जो ताकत होती है, जो संबल होता है, वो उसके गीतों के माध्यम से देखा जा सकता है। एक प्रेम का ही एक बिंब दिखाएंगे कि देखो कितने अच्छे गीतकार थे, गीत रचते थे और लोग को समर्पित कर देते थे, कहीं अपना नाम का जिक्र नहीं करते थे। आज कोई एक छोटी सी भी कविता लिखता है तो घूम घूम के बताता है कि मैंने कविता लिखी है। और कितना हम कहीं ना कहीं कितना हम अपने आप को, अपनी लोकप्रियता को और अपने उसको कितना महत्व देते हैं। पर एक लोक है जो सामूहिकता में जीता है और समूह को ही समर्पित कर देता है, लोक को ही समर्पित कर देता है। कहीं भी वो कुछ भी अपने नाम से नहीं रखता है।
कहता है कि ये व्यक्ति की कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है ये सब समूह की उपलब्धि है। इसलिए जो सामाजिक जीवन था, अभी इस पर कोई विदेशी विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कोई इस तरह के लोग आकर के लोक जीवन के मैनेजमेंट पर काम करके सिलेबस बना लेंगे तो हमारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी और कहेंगे कि अरे अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो कभी सोचिए कि कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो देश 1000 साल गुलाम रहा हो, लेकिन अपने मन से स्वतंत्र, अपने मन में कभी उसने गुलामी का कोई भी दंश हावी नहीं होने दिया, अपने गीतों के साथ रमा रहा, अपने गीतों के साथ झूमता रहा और अपने श्रम को, अपने काम को कभी अपने जीवन में बोझ नहीं बनने दिया। गीतों के रस में अपने बड़े से बड़े कामों को डुबो दिया, हल्का कर दिया और बहुत अच्छे से अपने कामों को कर दिया। तो ये लोक की ऊर्जा थी जिस पर बात करनी है हमें। मैं आपको एक फाग का उदाहरण दूंगा। फाग, वो भी एक 1.5 लाइन का गीत होता है, पर घंटों से गाया जाता है और उसमें क्या रिदम, क्या एनर्जी होती है। कभी आप, अब मैं थोड़ा टेक्निकल कमजोर हूं, मैं आपको अगर वीडियो शेयर करता, आपको मैं दिखाता कि लोग, मैं गांव में जाकर, मेरा काम है इस पर, मैं गांव गांव जा करके रिकॉर्डिंग किया, बहुत संग्रह किया, मेरा 15 साल इसमें लगा, तो मैं आपको दिखाता कि किस तरह से लोग कितने उमंग उल्लास से, अगर कहीं अकेले में बैठ के उन लोगों से पूछिए, उनके व्यक्तिगत जीवन में जितना कष्ट है, दुख है, अभाव है, संघर्ष है, बोझ है, तनाव है, वो अपने गीतों में सब एक गीत, एक उमंग के साथ अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। सारे दर्दों की दवा है लोग। तो मैं आपको एक फाग सुनाता हूँ। फाग, मुझे राग तो नहीं बहुत आता, मैं कोशिश करूंगा। अरे हाँ रे कबूतरा, कबूतर जानते हैं ना, तो कबूतरा मेल को कहा जा रहा है। अरे हाँ रे कबूतरा, भई के गिरा दरवाजे मां, जैसे लागा बिरहिया बान, कबूतरा भई के गिरा दरवाजे मां। बहुत सुंदर। जब इस लाइन को सुना मैं दंग रह गया कि हम इतना टेस्ट पढ़ाते हैं, लोक में किस तरह की लाइनें हैं। एक कबूतर जैसा मासूम नायक अपने प्रेम के विरह में अपनी नायिका के दरवाजे में मूर्छित होकर गिर जाता है। उस बिंब को देखें और उसे महसूस करें। उस कबूतर जैसे मासूम नायक की कल्पना करें और विरह का मारा नायक किस तरह मूर्छित होकर गिरता है, दरवाजे में जाके गिरता है। इसकी क्या लोग, और इसको गाता है लोग, देखिए अपने प्रेम को किस तरह से जिंदा रखता है। तो अकुंठ प्रेम है लोक में, कहीं भी बनावटी नहीं है, कहीं भी कृत्रिम नहीं है, कहीं चिपकाया हुआ नहीं है, जो कुछ है दिल से गाया हुआ है। अकुंठ प्रेम की धारा है लोक साहित्य। इसी तरह एक व्यंग उपहास परिहास आप देखेंगे, शादी ब्याह में कई जगह बहुत सारे गीत गाए जाते हैं जिनमें गालियां दी जाती हैं। कोई आदमी सोचे कि अरे भाई कैसे रस्में हैं कि गालियां दी जाती हैं। आज सोचिए कि जो लोग गाली देने पे लोग भड़क जाते हैं, वही लोग उन गालियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है और उन गालियों को सुन करके सुख महसूस करता है। और उन गालियों को, अगर वो गालियां ना उन्हें मिले तो उसे लगता है कि हमारा बहुत अच्छा आतिथ्य नहीं हुआ। सोचने की बात है कि लोग ने किस तरह से अपने जीवन को रससिक्त बनाया है। सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। यहाँ बहुत चमक है, शहरों में बहुत कुछ बनावटीपन है। उन बंद कमरों और बंद बंगलों के पीछे जाकर देखिए, हर आदमी किस तरह घुट रहा है, तड़प रहा है, किसी से बोलने और बतियाने के लिए तरस रहा है। एक अकेलापन, अजनबीपन, सारा वैभव और सारा पैसा रुपया होने के बावजूद भी जीवन में उल्लास नहीं है, रस नहीं है, चटकारेपन नहीं है, वो उल्लास, उमंग, वो अट्टहास, हंसी नहीं है, वो जहां कोई विशेष बंधन ना हो। सोफे में भी बैठना है ना, तो आप पैर लटका के बैठेंगे, अगर ऊपर उठा के बैठेंगे तो पता चलेगा कोई आपको डांट देगा। कैसे बैठे हैं, इतने बंधन है यहाँ कि आप खुल के जी नहीं सकते। लेकिन
लोक आपको पूरी आजादी के साथ, पूरे उमंग के साथ जीने का अवसर देता है। मैं आपको एक जेवनार गीत का उदाहरण सुनाऊंगा कि किस तरह से उसमें मजाक करती हैं, हास परिहास करती हैं दूल्हे के साथ। दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो किस तरह से दूल्हे के साथ मजाक करती हैं और वो उसमें किस तरह से गालियां देती है। एक प्रकार से गालियां कितनी मीठी हैं, कितना उनमें स्वाद है। और मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। हम हमारे जितने लोकगीत हैं वो राम और कृष्ण को समर्पित हैं, और राम और कृष्ण हमारे पर जीवन के भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े पात्र हैं और मुख्य पात्र हैं। उनको आधार बना करके लोक ने अपने को गढ़ा है और उनके चरित्र को सदैव याद किया है, और इसलिए हमेशा उनके माध्यम से ही अपने जीवन के सुख दुख की अभिव्यक्ति भी किया है। तो राम की शादी का दृश्य है, कलेवा का दृश्य है। कलेवा जानते हैं कि जानते होंगे, हो सकता है आज के बच्चे ना जानते। कलेवा का दृश्य है और उस दौरान गाली दी जा रही है। हाँ जी। और उसमें राम के साथ लक्ष्मण बैठे हैं, खासतौर से लक्ष्मण के साथ छेड़छाड़ हो रही है। दृश्य ये है। तो उसमें सखिया गाना गाती है, साची बताओ मोरे लाला लखन जू, साची बताओ मोरे लाला लखन जू, अब के मिलन कब हुई है मोरे लाल। राम सांवरे लक्ष्मण गोरे, जा रंग तुमने कहां से घोरे, हमने तुमसे नेहा जोरे, नैना तुम्हारे रत्ना रे लखन जू, अब के मिलन कब हुई है मोरे लाल। अब देखिए इसमें संकेत में गाली भी दे दी गई और छेड़छाड़ भी कर दिया गया कि भाई तुम दो भाई हो, एक का रंग सांवला है, एक का रंग गोरा है, तो ये रंग तुमने कहां से घोला है। अब ये बहुत टीले अंदाज में, बहुत खूबसूरती के साथ थोड़ा सा हास परिहास किया गया है और ये लोक में स्वीकृत है। और देखिए लोग किस तरह से अपने उन बंधनों को तोड़ करके उन्मुक्त रूप से जीवन जीता है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे प्रसंगों का जिक्र करूंगा। इसके पहले कि मैं आपको सौंदर्य की बात करूं। सौंदर्य की बात करें, अगर आप सब लोगों ने तुलसी को पढ़ा, बिहारी को पढ़ा, घनानंद को पढ़ा, विद्यापति को पढ़ा, विद्यापति के सौंदर्य की बड़ी चर्चा है। मैं लोक में जब रिसर्च के लिए जब मैं संग्रह कर रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे गीत मिले कि उनकी कोई कवि ही नहीं, पर मुझे वो विद्यापति से आगे मिले, कई बड़े कवियों से आगे मिले। मुझे लगा कि कैसे कैसे बिंब रचे हैं इन्होंने, कितना भाव प्रवण, कितना मानसल, कितना रससिक्त सौंदर्य चेतना थी लोक की, देखते बनती। एक गीत मैं आपको सुनाऊंगा, गई लहाई। गई लहाई बोलते हैं गली में गाया जाने वाला गीत। गली मतलब रास्ते में। जब पहले लोग पैदल चलते थे, दूर दूर यात्राएं करते थे, तो गाते हुए यात्रा करते थे, रास्ता कट जाता। कभी उन्होंने रास्ते को बोझिल नहीं समझा, दूरी कभी समझ में ही नहीं आई। या तो कोई किस्सा सुनाना शुरू कर दिया या फिर कोई गीत सुनाना शुरू कर दिया। तो गई लहाई में गीत गाया गया, तो उस गीत को मैंने जब सुना तो मैं दंग रह गया। मैं सौंदर्य चेतना का एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपके साथ। किस तरह से एक आकांक्षा व्यक्त की जाती है कि मुझे मेरा मित्र कैसा मिले, मेरा दोस्त कैसा मिले, मेरा जीवन साथी कैसे मिले, और इस पर एक नायिका अपने भाव व्यक्त करती है। तो गाती है, रामा ऐसे मीत मिले कैसे, रामा ऐसे मीत मिले कैसे, उनके दांत अनार के दाना, होठवन चुअत गुलाब मिले कैसे। अब ये होठों से गुलाब के चू पड़ने का, टपक पड़ने का जो बिंब है, अद्वितीय है। ऐसी सूक्ष्म कल्पनाएं अद्भुत है। क्या लोग को न पढ़ा गया है न पढ़ाया गया है, और
जो गढ़ा गया है उसे पढ़ाया जा रहा है, और जो गढ़ा नहीं गया है, जो हृदय से निकला है, उसे पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये बातें हैं। मैं इस तरह रिश्तों की बातें कहूंगा, चाहे वो सास बहू के रिश्ते की बात हो, चाहे ननंद भौजाई के रिश्ते की बात हो, चाहे सखी सहेलियों के रिश्ते की बात हो। मैं अभी संस्कारों पे जा ही नहीं रहा हूँ। शादी ब्याह के दौरान झूले के गीत, सावन के गीत, नवरात्रि के गीत, मैं उनकी चर्चा ही नहीं अभी कर रहा हूँ। मैं अभी सामान्य उन गीतों की चर्चा कर रहा हूँ जो हम लोग खासतौर से मैं उनकी एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि हमारे जो सामाजिक जीवन का आधार है वो हमारे रिश्ते हैं, और वो हमारे रिश्ते कैसे ऊर्जावान बने रहें, कैसे एक दूसरे के प्रति लगाव से, प्रेम से भरे रहें, कैसे वो रसिक्त रहें, ऊर्जावान बने रहें। ये लोक के गीतों में आप देखेंगे रिश्तों की बड़ी अच्छी पड़ताल की गई, बड़ी अच्छी चर्चा की गई है, और बहुत अच्छा। एक गीत तो बहुत लंबा है, गीतों में पूरे आख्यान गाए जाते थे, पूरी कथाएं गाई जाती थी। पूड़ी बेलते समय गीत जो गाए जाते थे उनमें पूरी खंड काव्य गाए जाते थे। लोक की खंड काव्य कभी लिखे ही नहीं गए। लोक के जो 12 मासे थे वो कोई लिखे ही नहीं गए ज्यादा। अभी भी जो लोक में 12 मासे हैं, जो लोक में कथाएं हैं, जो गीतों के माध्यम से गाई जाती हैं, उनको अभी बहुत कुछ लिखा ही नहीं गया। मेरे पास दर्जनों संग्रह पड़ा है जो अभी प्रकाशित नहीं है, अब समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो एक गीत आता है जिसमें कि वृंदावन की सुंदर गायें हैं और वो वन में चरने के लिए जाती हैं। वो जब एक वन दूसरे वन को लांग करके जब तीसरे वन में पहुंचती हैं तो वहां शेर मिल जाता है। तो शेर कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्यों खा जाऊंगा? क्योंकि तुमने मेरा जंगल उजाड़ दिया, तुम यहाँ क्यों चरी हो, तुमने मेरा जंगल उजाड़ा, इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कहती है गाय कि एक रात रुक जाओ, मेरे घर में मेरा नादान बछड़ा है, मैं उसको बता दूं, एक दिन का मौका दे दो, अगले दिन तो मुझे खा ले। वो जाती है और अपने बच्चे से कहती है कि मैं बात हार कर आई हूं, आज तुम मेरा आ जाओ, दूध पी लो, मेरी बातें सुन लो, कल मुझे सिंह खा जाएगा। तो उसका बेटा कहता है कि वो बछड़ा कहता है कि मैं हारा हुआ दूध मैं नहीं पीऊंगा, और चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और कहूंगा कि तुम अगर मेरे माँ को खा रहे हो तो मुझे भी खा लो। वहां जाता है तो जाके कहता है कि वो गाय कहती है कि मैं आ गई, लो मुझे खा लो। तो शेर आता है तो कहता है ये साथ में कौन है? तो वो बछड़ा बोलता है कि मामा मैं हूं, पहले मुझे खा लो तब मेरी माँ को खाना, क्योंकि माँ के बिना एक बेटे का जीवन कैसा होगा। तो वो कहता है शेर कि तूने मुझे मामा कहा है। और मामा और भांजे का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है, बहुत ही प्यार भरा होता है। उसमें तो मामा कभी मना नहीं कर सकता अगर भांजा कुछ मांग ले। तो कहा कि तुमने मुझे मामा कहा, तो अब इस रिश्ते से तो मैं तो खा ही नहीं सकता, और अगर मैं खाऊंगा तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। पर ये बुद्धि तुम्हें दी किसने? तो कहा कि ये समझ तुम्हें किसने दिया है? इतनी अच्छी समझ तुम्हारे कैसे आ गई? तो उसने कहा मेरी माँ ने दिया है। तब वो उसको बधाई देता है और उसके चतुरता पर उसको प्रोत्साहित करता है और उसको कहता है कि माने लोक की भाषा है कि अगर पुरस्कार के रूप में मैं तो तुम्हारे सींगों को सोने से मढ़ा देता, तुमने इतना अच्छा रिश्तों को महत्व दिया। वो छोड़ देता है। तो जो यहाँ रिश्तों के, तो एक गीत बनता है, एक कथा चलती है और किस तरह से वो उसमें धीरे से रिश्तों के महत्व को पिरोया जाता है, ये हमने लोकगीतों में देखा। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं। आपने गांव के सौंदर्य के बारे में सवाल उठता होगा, आज गांव बेचारे जाएं कहाँ? आज गांव शहर में तब्दील होते जा रहे हैं, गांव अपनी मूलभूत पहचान को खोते जा रहे हैं। गांव जिस लिए जाने जाते थे, जिस सामूहिकता के लिए जाने जाते थे, जिस भाव प्रवणता के लिए जाने जाते थे, जिस प्रेम के लिए जाने जाते थे,
वो चीज अब वहां भी वही शहरीपन आ रहा है। वहां भी हर आदमी अपने घर में अपनी टीवी से चिपका हुआ है, कोई चौपाल में नहीं बैठता है। वहां भी हर आदमी अपने अपने अहम और ठसक के साथ जी रहा है, कोई किसी के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा है। तो जो सामूहिकता थी यार बाबा, हर आदमी टेंट के सहारे, किराए के भाड़े के चीजों के सहारे जी रहा है। अब वहां एक दूसरे से लेन देन और एक दूसरे के साथ उठने बैठने का जो सामूहिक जीवन था वो नष्ट हो रहा है। वही शहरों जैसी जिंदगी वहां भी आ रही है। तो वहां भी वही संकट उत्पन्न हो रहा है जो शहरों में उत्पन्न हो रहा है। अब अगर पुराने गीत हम गाएं तो कहेंगे कि आज तो गांव में ये दृश्य ही नहीं है। मैं एक गीत सुनाता हूँ कि पहले लोग अपने गांव को कैसे याद करते थे। पहले लोग गांव से शहर में नौकरी भी करने आते थे तो उन्हें अपना गांव बहुत अच्छा लगता था, इस त्योहार में जरूर जाते थे अपने गांव। अब गांव जाते हैं तो उनको लगता है कि शहर में और गांव में कोई फर्क ही नहीं, वैसा ही यहाँ भी जीना वैसे वहां जीना है, तो क्या, इसलिए अब वैसा ही है। एक गीत सुनाता हूँ पहले गीतों में कैसे लोग अपने गांव को याद करते। चारियों ओरी ताल तलैया, चारियों ओरी ताल तलैया, घन बदरा की छाँव रे, सरग से सुंदर लागे रे भैया, आपन गाँव गिराओ। हाँ, स्वर्ग से सुंदर लागे रे भैया, आपन गाँव गिराओ। बस एक अर्धाली, बहुत बड़ा गीत है, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको ये बताना चाहा। तो इस तरह से लोग चाहे, और बड़ी बात यह है, जीवन चरित्रों को, उन चरित्रों को जरूर याद रखता है, अपने पुरखों को जरूर याद रखता है लोग अपने लोकगीतों में, जिनसे जीवन को प्रेरणा मिलती है, जिनसे जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के समय का जो सबसे बड़ा संकट है वो है अपनी स्मृतियों से कट जाना। आज हम दिवस मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, किसी तरह याद करें। बाजार के शोर में हमारा अपनी क्या उपलब्धियां रही हैं, हम किस किस दौर से गुजरे हैं, हमारे संघर्ष के हमारे क्या गाथाएं रही हैं, अब कोई उनका जिक्र ही नहीं करता, उनसे कोई प्रेरित ही नहीं होता। आज बाजार आपको बताता है, आज आपको बाजार आपकी सोच में, मस्तिष्क में हर जगह घुस जाना चाहता है विज्ञापन के माध्यम से, आपकी स्मृतियों को पोंछ देना चाहता है। तो जो स्मृति ध्वंस का आज संकट है वो आज का सबसे बड़ा संकट है। मैं लास्ट में केवल इतना कहूंगा कि हमारे लोकगीत हमें हमारी स्मृतियों से जोड़ते हैं, और जो समाज, जो राष्ट्र अपनी स्मृतियों को जिंदा रखता है वही गतिशील होता है, वही आगे बढ़ता है। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही मधुर सहृदय बोधगम्य भाषा में लोक गीतों में लोक मन विषय पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, और खास तौर से सर जो आपने लोकगीत सुनाए वो शायद हम सभी के दिलों को छू गए, और बिल्कुल एकदम से हमने लोकगीतों से अपने आप को जुड़ाव महसूस हुआ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब जैसे कि कार्यक्रम के अगले चरण में शुभम, जरा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी सर, आमंत्रित हैं आप। डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था और मैं हंस भी रहा था, प्रसन्न भी हो रहा था, और आंखों में पानी भी था कि मैं प्रोफेसर नामवर सिंह को सुन रहा हूँ क्या। तो नामवर सिंह की पूरी छाप इनके व्याख्यान में मुझे दिखाई पड़ी है और मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। और मैं इससे ज्यादा इनके बारे में कोई परिचय नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया विश्लेषण और वर्तमान को जोड़ते हुए जो एक लोक मानस की अभिव्यक्ति की है, ये मेरे लिए खुद प्रेरणा स्रोत है। एक मैं निवेदन कर दूं डॉक्टर मलखान सिंह जी, मेरा पोता जब आया, क्योंकि मैं अपने बेटे से उम्मीद करता था कि वो कुछ बने, तो वो उसने लाइन अलग कर ली, तो थोड़ा मेरा मन दुखी था। पर जब पोता पहली बार मुझसे आया तो अनायास ही दो पंक्तियां मेरे हृदय से निकल गई थी। हमारे घर
हमारे घर में एक बच्चा आया है, हमारे साथ में एक बच्चा रहता है, एक बच्चा रहता है, दादा का साथ निभाता है, हमारा बच्चा हमारा बच्चा। ये अनायास लोकगीत निकल गया, खड़ी बोली में है, ये सबको समझ में आया। बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा लगा जरूर दुबे दिखाई सर। पड़ती है। हाँ नहीं जी, तो दुबे सर मैं हाँ, आपसे तो बहुत प्रभावित हुआ जी। ये दुबे सर मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं व्याख्यान के दौरान मैं आपको ये सुनाना ही भूल गया। एक मैं बड़ा रोचक प्रसंग आपको बताना चाह रहा था, वो मैं हो जाता है प्रवाह में, कई बार बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। मैं एक दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपके जमाने का दृश्य है, इसलिए आप उससे कनेक्ट भी हो जाएंगे। आज के बच्चे हो सकता है इस चीज को नहीं समझे, आज तो पहले ही जाके कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो उस समय क्या था कि रात में छुप छुपा के लोग अपनी पत्नी से मिलने जाते थे। तो वो एक दृश्य था लोकगीत में, गजब का दृश्य था, मैं उसका जिक्र ही नहीं किया। उसमें वो सोहर आती की गाया कहाँ पे जाता है कि सोहर में गाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। सोचिए उस रोचक प्रसंग को लोग अपने उसमें रखा है, किस तरह से चित्रित किया है। तो मैं आपको सुनाना चाहूँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसमें बताऊं कि किस तरह से एक द्वंद्व है। एक नायक अपने रात में अपनी नायिका से, एक पति अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, लेकिन कैसे कैसे संकट है वो मिल नहीं पाता। तो पहले गांव के बाहर चौपार जो होती थी उसी पे अमूमन जेंट्स को लेटना होता है और अंदर अनुमति नहीं होती थी, महिलाएं अंदर होती थी। तो कैसे मिलन होगा, अब ये सब दृश्य था। तो ये सोहर है, सोहर मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैं गायक नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगा जी। छोटी मोटी कारी बदरिया, छोटी मोटी कारी बदरिया, उमड़ जल बरसाए, घुमड़ जल बरसाए हो, रामा सैया पड़े चौतरिया, भीतर कैसे आवे, भीतर कैसे आवे हो, रामा छोटी मोटी कारी बदरिया, उमड़ जल बरसाए, घुमड़ जल बरसाए हो, रामा सैया पड़े चौतरिया, भीतर कैसे आवे, भीतर कैसे आवे हो। मैं इतना भाव प्रवण हो गया इसमें कि इसमें आगे प्रसंग ये है कि सास कहाँ सोई है, ननंद कहाँ सोई है, और फिर सबसे भीतर वाले कमरे में मैं हूँ, और इन सब के बीच से गुजर के कैसे आए। तो जहां अंदर जाता है तो कभी सास खोंक देती है, मतलब खांसी आने लगती है, कभी ससुर को आने लगती है, तो वो फिर दुबक के अपने बिस्तर पे सो जाता। तो ये जो लोक द्वंद्व है और जो लोक की क्रियाएं हैं, उन्होंने अपने गीतों में बड़ी सूक्ष्मता के साथ पिरोया है, और ये अद्भुत है, ये सीखने की बात है। और बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दुबे सर नमस्कार। सर जी नमस्कार, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ सर जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ शुभम सिंह जी अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, कई लोग इंतजार कर रहे हैं। जी सर। जैसा कि हम सर का बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य सुन चुके हैं, और कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम सभी को आज लोकगीत कलाकार हमारे साथ उपस्थित हैं, तो मैं आप सभी के साथ ये बात साझा कर दूं कि हमारे साथ 5 नव युवक लोकगीत कलाकार उपस्थित हैं।
और उनकी विशेषता यह है कि सभी अलग अलग भाषी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और अलग अलग लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे साथ आज उपस्थित हैं महिमा जी, मनीषा जी, अपर्णा जी, आशुतोष जी और आस्था दीपाली जी। आस्था दीपाली जी आज हमारे साथ स्वास्थ्य खराब होने के कारण तो जुड़ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो हमारे पास भेज दिया है कि आप हमारा वीडियो प्रस्तुत कर दीजिएगा, तो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले अपर्णा जी को आमंत्रित करूंगा जो पहाड़ी लोकगीत प्रस्तुत करेंगी। अपर्णा, आप सहृदय सादर आमंत्रित हैं। सभी को सादर प्रणाम। मैं अपर्णा मुक्त शिक्षा महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष पहाड़ी लोकगीत बेड़ूपा को बारहमासा लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह गीत जो है बेर के पकने का इसमें जिक्र किया गया है, जो 12 महीने में पककर तैयार होता है। इसमें पहाड़ों की नंदा देवी की भी आराधना की गई है। आशा करती हूँ यह गीत आपको पसंद है। इस गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। बेड़ूपा को बारहमासा, बेड़ूपा को बारहमासा, नरिणी कपल पके चेता मेरी छैला, नरिणी कपल पके चेता मेरी छैला। ओहो बेड़ूपा को बारहमासा, बेड़ूपा को बारहमासा, नरिणी कपल पके चेता मेरी छैला। अल्मोड़े को लाल बजारा, अल्मोड़े को लाल बजारा, नरिणी लाल माटी की सीढ़ी मेरी छैला, नरिणी लाल माटी की सीढ़ी मेरी छैला। ओहो बेड़ूपा को बारहमासा, बेड़ूपा को बारहमासा, नरिणी लाल माटी की सीढ़ी मेरी छैला। पहाड़ों की नंदा देवी, पहाड़ों की नंदा देवी, नरिणी फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला, नरिणी फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला। आप खानी पन सुपारी, आप खानी पन सुपारी, नरिणी मैं के दिनी बीड़ी मेरी छैल, नरिणी मैं के दिनी बीड़ी मेरी छैला। रुन झुन के दिन आएगे, रुन झुन के दिन आएगे, नरिणी मैं तो भूली गे मेरी छैला। ओहो बेड़ूपा को बारहमासा, बेड़ूपा को बारहमासा, नरिणी कपल पके चेता मेरी छैला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया अपर्णा जी। आपने मैं कुछ कहना चाह रहा था जी, शुभम जी, एक मिनट। मैं कुछ कहना चाह रहा था, पता नहीं कैसे लॉग आउट हो गया इसमें से या निकाल दिया गया। जी सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, सर्विस जी आप पर्सन ऑफ द इवेंट हैं, तो आप अपना कैमरे का फोकस इस तरह से कीजिए कि हम आपको पूर्ण रूप से देख सकें। जैसे शुभम जी ने किया हुआ है, कैमरे की सेटिंग इस तरह से की हुई है कि वो पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि आपका भी चेहरा में पूरा दिखाई दे। हाँ, अब दिख रहा है? अब ठीक है, अब ठीक है। और आप आप वीडियो को ऑन रखिए, आपके चेहरे की सभी भंगिमाएं हम फील करना चाहते हैं। तो आपके चेहरे की स्माइल, आपके भाव, वो आज हम देखना चाहते हैं। तो अपना वीडियो को ऑन रखिए, आप पर्सन ऑफ द इवेंट हैं, ठीक है। ये बताइए कार्यक्रम गुणात्मक दृष्टि से ठीक है? मैं देखिए बहुत बड़ा एनालाइजर तो नहीं हूँ, बस ओवरऑल इतनी रेटिंग जरूर दे सकता हूँ, मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी और लोकगीत हैं, और लोकगीत हैं। हाँ शुभम, बुलाओ, आमंत्रित करो लोक गायकों को। जी सर। धन्यवाद अपर्णा, आपने बहुत ही मधुर भाषा में पहाड़ी लोकगीत प्रस्तुत किया। हम अपने आप को उन पहाड़ों की दुनिया से इस लोकगीत के माध्यम से जोड़ पाए। धन्यवाद। अब अगले जो लोकगीत कलाकार हैं हमारे साथ, लोकगीत गायिका हैं, वो महिमा जी हैं, जो प्रयागराज से हमारे साथ बीच उपस्थित हैं और ये अवधी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे हम सभी के समक्ष। तो महिमा, आप सादर आमंत्रित हैं।
धन्यवाद शुभम जी। क्या मेरी आवाज आ पा रही है आप सबके जी बीच? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले तो उपस्थित सभी साहित्य के महान विद्वानों और अध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम है। और जैसा कि मेरा नाम महिमा देवी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इस बार स्नातक की हुई हूँ और चित्रकूट बांदा जिला से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मलखान सर और हमारे शुभम भाई भी हैं। तो सुनिएगा, मेरा जो गीत है वो अवधी भाषा में है और इस गीत में वृत्तांत उस समय का है कि जब एक पहले के समय में जब हमारे समाज में लड़कियों की बाल वर्ष में विवाह हो जाता था, तो वो अपनी व्यथा को इस रचना के माध्यम से कैसे प्रस्तुत कर रही हैं, सुनिएगा। अरे बारी उमरिया मैं ब्याह के आई, अरे मैं भोली सयाना दान हो, मैं भोली सयाना दान, ऐसी विपत पड़ी कुइया कछु न समझे नादान हो, ऐसी विपत पड़ी कुइया कछु न समझे नादान, ए सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस की मैं अरे ब्याह के आई, 12 बरस की मैं अरे ब्याह के आई सखी, 12 बरस की मैं 12 बरस की मैं ब्याह के आई सखी, 12 बरस की मैं अरे ब्याह के आई। सैया ए जी सैया उड़ा में कन कैया मैं का करूं, सैया उड़ा में कन कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। कह रही हैं 15 बरस की मैं अरे गौने पे आई, 15 बरस की मैं अरे गौने पे आई सखी, 15 बरस की मैं 15 बरस की मैं गौने पे आई सखी, 15 बरस की मैं 15 बरस की 15 बरस की मैं अरे गौने पे आई। सैया 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 छुड़ा में मोसे बैया मैं का करूं, सैया छुड़ा में मोसे बैया मैं का करूं, सैया सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। ब्याह हो गया और ब्याह के बाद गौना भी हो गया, लेकिन हमारे लोकगीतों की एक खासियत होती है कि लोकगीत वही कहते हैं जो भोले लोग कहते हैं, जो आम आदमी सोचता है। तो आगे की एक पंक्ति है, हो अरे 16 बरस मोरी बारी उमरिया, 16 बरस मोरी बारी उमरिया हो, हो 16 बरस मोरी बारी उमरिया, 16 बरस गुइया 16 बरस गुइया 16 बरस की 16 बरस मोरी बारी उमरिया। अरे ए जी हाँ ओ 16 बरस मोरी बारी उमरिया, 16 बरस मोरी बारी उमरिया। अरे
सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया 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 मैं का करूं। धन्यवाद धन्यवाद। शुभम जी आपने हमारी श्रीमती जी को नाचते हुए देखा होगा, और पहला लोकगीत यही लोकगीत उन्होंने मुझे भी सुनाया था। जी सर। महिमा जी बहुत अच्छा गाया आपने और पूरा समा बांध दिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद महिमा, बहुत ही अच्छा लोकगीत आपने सुनाया। शायद हम आप अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते जो आपने लोकगीत हमारे साथ प्रस्तुत किया। लगता है कि आपको और लोकगीत सुने, लेकिन समय का अभाव है, और भी कलाकार हैं हमारे साथ। यदि समय बचेगा तो हम आपसे एक लोकगीत और सुनेंगे। तो मैं अगले का लोकगीत गायक हमारे साथ हैं आशुतोष जी, जो कजरी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। आशुतोष जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। मैं अभी खाली हो जाऊंगा, हमारी दवाई दे दो जरा यार, तो जो शीशी में लाया हूँ 5 ml ला देना बस। आशुतोष जी माइक। भैया अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। अब आ रही है। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आशुतोष सिंह, शिवाजी महाविद्यालय का छात्र, आप सभी के समक्ष आज एक कजरी लोकगीत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और यह गीत, मेरे गीत का शीर्षक है सेजिया पे लौटे काला नाग। यह गीत मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में गाया जाता है। और कजरी का मतलब कजरी कजरा शब्द से निकला है, जिसका अंग्रेजी मीनिंग होता है कोल, और ये एक भोजपुरी शब्द है। मेरा जो गीत का विषय है वो है सेजिया पे लौटे काला नाग। ये गाना, ये गीत सावन के माह में गाया जाता है। इस गीत में प्रेमी प्रेमिका के वियोग का वर्णन होता है। इस गीत में अधिकतर हमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। यह गीत विरह वर्णन प्रधान है। तो मैं अपना गीत प्रस्तुत करता हूँ। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सुन कैला बल मुँह हो, सुन कैला बल मुँह हो, सुन कैला बल मुँह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह हो, सुन कैला बल मुँह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। एही मिर्जापुर से उड़ेले जहाजिया हो, एही मिर्जापुर से उड़ेले जहाजिया हो, उड़ेले जहाजिया। सैया चल गईले रंगून हो, सैया चल गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह।
सुन कैला बल मुहो, सुन कैला बल मुहो, सुन कैला बल मुँह। पनवा से पातर भइल तोर धनिया, पनवा से पातर भइल तोर धनिया हो रामा, भइल तोर धनिया। देहिया गलेला जैसे नून हो, देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। अब आगे यहाँ 1857 से पहले का दृश्य आता है, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था और यहाँ पर नायिका का जो प्रेमी है वो रंगून चला गया है, अंग्रेजों ने उसे अरेस्ट कर लिया है। तो नायिका का वीर रस देखिए यहाँ। हथवा में होठ जो हमारे गटरिया, हथवा में होठ जो हमारे गटरिया हो, हमारे गटरिया। तो बहा देती गोर बन के खून हो, तो बहा देती गोर बन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सुन कैला बल मुँह हो, सुन कैला बल मुँह हो, सुन कैला बल मुँह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। धन्यवाद। आशुतोष जी धन्यवाद, आपने बहुत ही मधुर लोकगीत प्रस्तुत किया। अब अगले